कल्पना कीजिए एक ऐसे शहर की जहां शाम तक बाजारों में चहल पहल थी, मंदिरों में घंटियां बज रही थी और घरों के चूल्हों से रोटियों की महक आ रही थी। लेकिन जैसे ही अगली सुबह सूरज की पहली किरण उस गांव पर पड़ी, वहां सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। हजारों की आबादी वाला वो गांव रातों रात एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया था। न कोई लाश मिली, न संघर्ष के निशान, और न ही किसी के पीछे छूट जाने की आहट। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये हकीकत है राजस्थान के जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित कुलधरा गांव की। एक ऐसा गांव जो पिछले 200 सालों से एक खौफनाक सन्नाटे को ओढ़े खड़ा है। लोग कहते हैं कि यहाँ की हवाओं में आज भी उन लोगों की सिसकियां सुनाई देती हैं जो अपनी मिट्टी को एक भयानक श्राप देकर हमेशा के लिए चले गए। आज के इस विशेष एपिसोड में हम इतिहास की उन परतों को कुरेदेंगे जिन्हें वक्त ने दफन कर दिया था। हम जानेंगे कि आखिर उन 1,500 लोगों के साथ उस काली रात में क्या हुआ था। इस कहानी की जड़ें उस डरावनी रात से कहीं ज्यादा गहरी हैं। हमें पीछे जाना होगा 13वीं शताब्दी में। इतिहासकार बताते हैं कि कुलधरा को पाली से आए हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने बसाया था। ये लोग साधारण ब्राह्मण नहीं थे। ये उस दौर के महान इंजीनियर और वैज्ञानिक थे। रेगिस्तान की उस तपती और सूखी जमीन पर जहां पानी की एक बूंद के लिए मील पैदल चलना पड़ता था, वहां पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन नाम की एक ऐसी सिंचाई पद्धति विकसित की थी जिसने उस बंजर जमीन को सोने की तरह चमका दिया था। उन्होंने रेगिस्तान की धोरों के बीच अनाज उगाया। उन्होंने पत्थरों को इस तरह तराशा कि कड़कती गर्मी में भी उनके घर ठंडे रहते थे। कुलधरा सिर्फ एक गांव नहीं था, बल्कि 84 गांवों का एक समृद्ध केंद्र था। वहां के बाजार व्यापार से भरे रहते थे। लेकिन कहते हैं न कि जहां बहुत ज्यादा समृद्धि होती है, वहां अक्सर बुरी नजर लग ही जाती है। और कुलधरा को नजर लगी उस रियासत के सबसे शक्तिशाली और क्रूर व्यक्ति की, जिसका नाम सुनते ही आज भी जैसलमेर के बुजुर्गों के माथे पर पसीना आ जाता है। जैसलमेर रियासत का दीवान सलेम सिंह। वो अपनी क्रूरता और अय्याशी के लिए कुख्यात था। उसकी हवेली आज भी जैसलमेर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक है। लेकिन उस ऊंचाई के पीछे छिपा था एक काला मन। सलेम सिंह को रियासत के लोगों की भलाई से कोई लेना देना नहीं था। उसे मतलब था तो बस लगान, टैक्स वसूलने से और अपनी हवस मिटाने से। पालीवाल ब्राह्मणों की मेहनत ने कुलधरा को इतना अमीर बना दिया था कि सलेम सिंह की नजर हमेशा उनके खजाने पर रहती थी। उसने लगान की दरें इतनी बढ़ा दी थी कि लोग दाने दाने को मोहताज होने लगे। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब सलेम सिंह ने अपनी औकात की सीमा लांघ दी। एक दिन जब वो कुलधरा के दौरे पर निकला, उसकी नजर गांव के प्रधान की बेटी पर पड़ी। वो लड़की अत्यंत सुंदर थी और सलेम सिंह के भीतर का राक्षस जाग उठा। उसने सरेआम ऐलान कर दिया कि उसे वो लड़की चाहिए। उसने गांव वालों को चेतावनी दी कि यदि पूर्णिमा की अगली रात तक वो लड़की उसे नहीं सौंपी गई तो वो पूरे गांव को तहस-नहस कर देगा और हर पुरुष की गर्दन काट दी जाएगी। कुलधरा के प्रधान और पूरे गांव के लिए ये सिर्फ एक लड़की की बात नहीं थी। ये उनकी सदियों पुरानी मर्यादा, धर्म और सम्मान का सवाल था। पालीवाल ब्राह्मण शांतिप्रिय थे, लेकिन कायर नहीं। उस रात कुलधरा के मंदिर के चबूतरे पर 84 गांवों के मुखिया इकट्ठा हुए। बाहर सलेम सिंह के सैनिक पहरा दे रहे थे और अंदर एक कौम अपनी नियति का फैसला कर रही थी। एक तरफ उनकी पुरखों की जमीन थी, उनके भरे पूरे खेत थे और उनके सुंदर पत्थर के मकान थे। दूसरी तरफ थी उनकी बेटी की इज्जत। घंटों तक बहस चली। कुछ लोगों का कहना था कि उन्हें लड़ना चाहिए, लेकिन सलेम सिंह की विशाल सेना के सामने वे टिक नहीं पाते। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग मुखिया ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर सन्नाटा छा गया। उन्होंने कहा, ये जमीन हमारी मां है, लेकिन अगर हम अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकते तो इस जमीन पर हमारा कोई हक नहीं।
हम ये जगह छोड़ देंगे, अभी और इसी वक्त। कल्पना कीजिए उस दृश्य की। हजारों लोग, जिनमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं शामिल थी, अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ही घरों को आखिरी बार देख रहे थे। उन्होंने अपनी कीमती वस्तुएं जमीन में दबा दी, पशुओं को खुला छोड़ दिया और सिर्फ उतना सामान लिया जो वे उठा सकते थे। हैरानी की बात यह है कि सलीम सिन्हा के जासूस चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन फिर भी हजारों लोगों का ये काफिला बिना किसी शोर के गांव की सीमाओं से बाहर निकल गया। वे कहा गए, लेकिन जाने से पहले कुलधरा की मिट्टी ने एक ऐसी गूंज सुनी जिसने इस जगह को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने श्राप दिया, जिस तरह आज हम अपनी मिट्टी से अलग हो रहे हैं, जिस तरह हम बेघर हुए हैं, उसी तरह ये जमीन भी कभी किसी को पनाह नहीं देगी। यहां जो भी बसेगा वो उजड़ जाएगा। यहां की दीवारों में खुशियां नहीं, सिर्फ मातम गूंजेगा। श्राप देने के बाद वे लोग अंधेरे में ओझल हो गए। अगली सुबह जब सलीम सिन्हा के सिपाही लड़की को लेने पहुंचे तो वहां उन्हें मिली सिर्फ खामोशी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पलायन था, या उस रात कुछ और भी हुआ था? कुछ लोग कहते हैं कि वे लोग कभी गांव से बाहर निकले ही नहीं, बल्कि जमीन ने उन्हें निगल लिया। अगले भाग में हम इस कहानी के सबसे डरावने हिस्से में प्रवेश करेंगे। हम जानेंगे कि आधुनिक काल में जब लोगों ने वहां बसने की कोशिश की तो उनके साथ क्या हुआ। हम आपको सुनवाएंगे वे रूहानी आवाजें जिन्हें वैज्ञानिकों ने रिकॉर्ड किया है, और देखेंगे कि रात के 12 बजे कुलधरा के उन खंडहरों में क्या हलचल होती है। सूरज की पहली किरण जब कुलधरा की सुनहरी ईंटों पर पड़ी तो वहां की रौनक गायब हो चुकी थी। सलीम सिन्हा के सिपाही जब गांव के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें उम्मीद थी कि वहां डर और रोने की आवाजें आएंगी, लेकिन वहां जो था उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। गांव के दरवाजे खुले थे, चूल्हों की राख ठंडी पड़ चुकी थी और सड़कों पर बस धूल उड़ रही थी। 1,500 लोग जो कल तक यहां मौजूद थे मानो हवा में विलीन हो गए थे। सलीम सिन्हा आग बुला हो उठा। उसने अपने घुड़सवारों को चारों दिशाओं में दौड़ाया। उन्हें ढूंढो, वे इतनी दूर नहीं गए होंगे। उसकी दहाड़ रेगिस्तान में गूंजी, लेकिन रेगिस्तान ने कोई जवाब नहीं दिया। हफ्तों की तलाशी के बाद भी पालीवाल ब्राह्मणों का एक भी निशान नहीं मिला। न पैरों के निशान, न बैलगाड़ियों के पहियों के निशान। यहीं से जन्म हुआ उस रहस्य का जिसने कुलधरा को दुनिया का सबसे डरावना गांव बना दिया। सलीम सिंह ने सोचा कि अगर पालीवाल चले गए तो क्या हुआ, वो इस उपजाऊ जमीन पर नए लोगों को बसाएगा। उसने पड़ोस के गांवों से किसानों को बुलाकर कुलधरा में बसने का हुक्म दिया। लोग आए, उन्होंने घरों की सफाई की और रहने की कोशिश की, लेकिन पालीवालों का श्राप महज शब्द नहीं थे, वे एक अदृश्य ऊर्जा बन चुके थे। कहा जाता है कि जो लोग पहले दिन वहां रहने आए वे अगली सुबह जिंदा नहीं मिले, और जो बचे वे पागल होकर वहां से भागे। उनका कहना था कि रात होते ही दीवारों से रोने की आवाजें आती हैं, अदृश्य हाथ उन्हें थप्पड़ मारते हैं और कोई उनके कानों में फुसफुसाता है, ये घर हमारा है, यहां से चले जाओ। धीरे धीरे सलीम सिन्हा का अहंकार भी टूट गया और उसने इस गांव को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तब से लेकर आज तक जैसलमेर के इस हिस्से में परिंदा भी पर नहीं मारता। वक्त बदला, तकनीक बदली, लेकिन कुलधरा का डर नहीं बदला। 21वीं सदी में जब दुनिया मंगल ग्रह पर घर बसाने की सोच रही है, तब भी कुलधरा में शाम 6 बजे के बाद कदम रखना मौत को दावत देने जैसा माना जाता है। भारत सरकार ने इसे एक संरक्षित स्थल, प्रोटेक्टेड साइट, घोषित कर दिया है, लेकिन सूर्यास्त के बाद वहां रुकना सख्त मना है। लेकिन जिज्ञासा एक ऐसी चीज है जो डर से बड़ी होती है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने अपनी मशीनों के साथ यहां रात बिताने का साहस किया। दिल्ली की एक टीम ने जब यहां अपने के 2 मीटर्स और ईवीपी रिकॉर्डर्स लगाए तो जो नतीजे निकले, उन्होंने विज्ञान की किताबों को चुनौती दे दी।
एक शोधकर्ता ने बताया कि जब वो गांव के बीचों बीच स्थित मंदिर के पास खड़ा था, तो उसके डिवाइस पर अचानक हलचल हुई। उसने पूछा, क्या यहां कोई है? और रिकॉर्डिंग में एक भारी गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, हम यहीं हैं। वो आवाज किसी आधुनिक भाषा में नहीं, बल्कि प्राचीन राजस्थानी लहजे में थी। कुलधरा की सबसे डरावनी बात है वहां दिखने वाले शेडो पीपल। वहां जाने वाले कई पर्यटकों ने दावा किया है कि दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी उन्हें टूटे हुए कमरों के अंदर काली परछाइयां हिलती हुई दिखती है। कुछ साल पहले एक सैलानी जो वहां फोटोग्राफी कर रहा था, उसने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया। तस्वीर में एक खिड़की के पीछे एक छोटी बच्ची का चेहरा साफ दिख रहा था, जबकि उस वक्त वहां उस फोटोग्राफर के सिवा कोई नहीं था। स्थानीय निवासियों का मानना है कि ये उन लोगों की रूहें हैं जो अपनी मिट्टी से इतना प्यार करते थे कि मरने के बाद भी उसे छोड़ नहीं पाए। वे आज भी अपनी गलियों में घूमते हैं, अपने कुओं से पानी भरते हैं और शायद आज भी अपनी मर्यादा की रक्षा कर रहे हैं। जहां एक तरफ पैरानॉर्मल बातें हैं, वहीं कुछ वैज्ञानिक इसके पीछे भौगोलिक कारण भी खोजते हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि शायद उस दौर में वहां कोई बड़ा भूकंप आया होगा या पानी का स्रोत अचानक सूख गया होगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर भूकंप आया तो मकान क्यों नहीं गिरे? अगर सूखा पड़ा तो लोग धीरे धीरे जाते, रातों रात गायब क्यों होते? और सबसे बड़ी बात, अगर ये प्राकृतिक था तो आज भी वहां कोई घर क्यों नहीं बना पाता? पास के गांव के लोग बताते हैं कि उन्होंने कई बार कोशिश की कि वे अपनी बकरियों को वहां चराने ले जाएं, लेकिन जानवर भी उस गांव की सीमा के अंदर जाने से कतराते हैं। वे चिल्लाने लगते हैं और रस्सी तुड़ाकर भाग जाते हैं। आखिर क्या है जो उन बेजुबानों को भी वहां महसूस होता है? कुलधरा के रहस्य की गहराई अभी खत्म नहीं हुई है। अब तक हमने देखा इसका इतिहास और इसके खौफनाक अनुभव, लेकिन इस महाश्रृंखला के अंतिम भाग में हम उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो आज भी अधूरा है। वे लोग कहाँ गए? क्या वाकई वे किसी दूसरी दुनिया, पैरेलल यूनिवर्स में चले गए? और उस मंदिर के नीचे छिपे उस खजाने का क्या राज है जिसे आज भी कोई छू नहीं पाया? तैयार हो जाइए हमारी यात्रा के अंतिम पड़ाव के लिए, जहां डर की सीमा खत्म होगी और सच सामने आएगा। अब तक आपने जाना कि कैसे एक हंसता खेलता गांव सलेम सिन्हा की क्रूरता और एक भयानक श्राप की भेंट चढ़ गया। हमने सुना कि कैसे आधुनिक वैज्ञानिकों और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने यहां की दीवारों में कैद आवाजों को रिकॉर्ड किया। लेकिन अब समय आ गया है उस सबसे बड़े सवाल का सामना करने का, जिसने सदियों से इतिहासकारों की नींद उड़ा रखी है। वे 1,500 लोग आखिर कहाँ गए? जैसलमेर का रेगिस्तान मीलों तक फैला हुआ है। अगर 1,500 लोग बैलगाड़ियों, घोड़ों और अपने सामान के साथ निकलते, तो वे किसी न किसी पड़ोसी गांव या शहर में जरूर नजर आते। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उस रात के बाद पूरे भारत के किसी भी कोने में कुलधरा के पालीवाल नाम का कोई समूह दोबारा कभी नहीं देखा गया। क्या वे जमीन में समा गए या उन्होंने कोई ऐसा गुप्त रास्ता खोज लिया था जो आज के नक्शों में मौजूद ही नहीं है? स्थानीय किंवदंतियों और कुछ साहसी खोजकर्ताओं का मानना है कि कुलधरा के मुख्य मंदिर के नीचे सुरंगों का एक विशाल जाल बिछा हुआ था। पालीवाल ब्राह्मण, जो जल संरक्षण के विशेषज्ञ थे, वे जमीन के नीचे निर्माण करने की कला में भी माहिर थे। कहा जाता है कि सलेम सिन्ह के डर से बचने के लिए उन्होंने पहले से ही एक गुप्त मार्ग तैयार कर रखा था। यह सुरंग कथित तौर पर जैसलमेर की सीमाओं से बाहर जाकर निकलती थी। लेकिन रहस्य यहां खत्म नहीं होता। लोग कहते हैं कि जाते समय वे अपना सारा सोना चांदी साथ नहीं ले जा पाए थे। उन्होंने अपना कीमती खजाना इन्हीं सुरंगों के किसी गुप्त हिस्से में दफन कर दिया और उस पर एक रूहानी पहरा बैठा दिया। कई लोगों ने उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जो भी उन सुरंगों की गहराई में गया, वो या तो वापस नहीं आया या अपनी याददाश्त खो बैठा। क्या वो खजाना आज भी उन्हीं खंडहरों के नीचे अपने मालिकों का इंतजार कर रहा है?
कुलधरा के आसपास रहने वाले चरवाहे आज भी रात के समय उस गांव की सीमा के पास जाने से डरते हैं। एक बुजुर्ग चरवाहे ने बताया कि एक बार उसकी एक बकरी सीमा के अंदर चली गई थी। जब वो उसे लेने अंदर गया तो उसे महसूस हुआ कि सड़कों पर कोई अदृश्य भीड़ चल रही है। उसे बाजार की हलचल, लोगों के बात करने की आवाजें और बच्चों के हंसने की ध्वनि सुनाई दी, लेकिन सामने कोई नहीं था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स इसे रेसिड्यूअल हंटिंग कहते हैं, यानी कुछ घटनाएं इतनी दर्दनाक या प्रभावशाली होती हैं कि उनकी ऊर्जा उस जगह के पत्थरों और हवा में कैद हो जाती है। वे लोग चले गए, लेकिन उनकी यादें, उनका डर और उनका संघर्ष आज भी वहां लूप में चल रहा है। आज कुलधरा एक पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ की हवा में आज भी एक भारीपन महसूस होता है। विज्ञान कहता है कि ये सिर्फ इंसानी दिमाग का वहम है, लेकिन वहां के पत्थर कुछ और ही कहानी कहते हैं। 2010 में जब एक प्रमुख न्यूज चैनल की टीम वहां रात बिताने पहुंची, तो उनके कैमरामैन ने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर खींच रही है। सुबह होते होते पूरी टीम दहशत में थी। सलीम सिन्हा का अंत भी बहुत बुरा हुआ था। कहा जाता है कि वो अपनी ही हवेली में तड़प तड़प कर मरा था। कुलधरा का श्राप सिर्फ एक गांव के उजड़ने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक सबक है कि जब सत्ता अपनी सीमाओं को लांघती है और किसी की मर्यादा पर हाथ डालती है, तो पूरी की पूरी सभ्यता अपना अस्तित्व मिटाकर भी उसे सबक सिखाती है।